जय श्री कृष्ण दोस्तों, किरोसा नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन साइकेट्रिक ऑफ नर्सिंग के कुछ अप्लाइड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अपन आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है अपना सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अप्लाइड क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स अनीता, एक नर्स है जिसका नाम है अनीता, इज इवेल्युएटिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया। द नर्स शुड कीप विच पॉइंट इन माइंड। मतलब ये एक पेशेंट है जो सिजोफ्रेनिया का है, तो नर्स अनीता को कौन से पॉइंट, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो उसको हमेशा माइंड में रखना है। तो इन 4 में से एक ऐसा है जो सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट के लिए या सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए क्या है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो इनमें से वह कौन सा चूज करेगी। तो पहला है, फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट इज नीडेड एंड इज बेस्ड ऑन द पेशेंट रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। पहला है कि पेशेंट का फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट किया जाए और वह भी उस पेशेंट की क्या जो रेस्पॉन्स है ट्रीटमेंट का उसके बेस पे किया जाए, ठीक है, करना होगा ऐसा। सेकेंड है, द फैमिली डज नॉट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द केयर बिकॉज द पेशेंट इज एन एडल्ट। इसमें देखा गया है फैमिली डज नॉट नीड, डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि फैमिली की भी आवश्यकता होती है, फैमिलियर सपोर्ट है या पेशेंट के फैमिली मेंबर है, क्योंकि एक साइकोटिक डिजीज है, ठीक है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो इसमें सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट सब कुछ की आवश्यकता होती है, तो यह नहीं होगा। सेकेंड है, द पेशेंट इज टू इल टू लर्न अबाउट हिज इलनेस। पेशेंट क्या है, ज्यादा इल है तो वह अपने इलनेस के बारे में नहीं जान सकता। यह कोई बात नहीं है कि वह इल है तो वह नहीं जान सकता, क्योंकि वह साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता, ये कंफर्म नहीं कर सकते। रिलेप्स इज नॉट एन इश्यू फॉर द पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया। रिलेप्स है, सिजोफ्रेनिया में एक इश्यू होता है, यहां लिख रखा है नॉट एन इश्यू, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि सिजोफ्रेनिया का रिलेप्स होने का, वापस होने के चांस भी होते हैं और वह एक इश्यू भी है। क्यों? क्योंकि पेशेंट के क्या है, सिजोफ्रेनिया होने का चांस होता है और वापस रिलेप्स हो रहा है, तो इश्यू तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि एक डिजीज कंडीशन हो रही है तो वह इश्यू होगा। तो इसमें कौन सा पॉइंट नर्स को माइंड में रखना होगा कि उसका बार बार असेसमेंट किया जाए, इज नीडेड एंड वो बेस हो किस पे, रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट इज नीडेड एंड इज बेस्ड ऑन द पेशेंट रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। आज अपन एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो एक तरह से अप्लाइड साइकेट्रिक है। अपन को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है वह इनमें से 4 में से निकाल के लाना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद। विनोद कौन है, पेशेंट है, ठीक है। विनोद टोल्ड हिज नर्स दैट द CBI is monitoring and recording his every movement and the microphones have been plated in the unit wall. Which action will be the most therapeutic response? अब है, क्वेश्चन को समझिए। विनोद पेशेंट है, वो नर्स को कह रहा है कि CBI है, जो क्या है, एक CBI उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, CBI उसका पूरा ध्यान रख रही है और कुछ माइक्रोफोन्स ये उसकी जो यूनिट में वह जहां एडमिट है उसमें कहीं लगा रखे हैं और उसको पूरी तरह से क्या मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। तो पेशेंट के लिए इस प्रकार का पेशेंट है, तो मतलब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है और वो क्या कर रहा है कि उसको कोई क्या कर रहा है, पूरी तरह से मॉनिटर्ड कर रहा है, ठीक है। तो मॉनिटर कर रहा है और तो इसके लिए नर्स कौन सा सबसे अच्छा थेरेपेटिक रेस्पॉन्स देगी, इन 4 में से आपको अलग करना है। कंफर्ट द डिल्यूजनल मटेरियल डायरेक्टली बाय टेलिंग विनोद दैट ही इज सिंपली इज नॉट सो, ठीक है, उसके डिल्यूजन हो रहा है। फिर है, टेल द विनोद दैट द मस्ट सी फॉरगेटिंग टू हिम बट दैट बिलीव ही इज सेफ हियर, ठीक है। उसको बोलना है विनोद को कि आपके बारे में जो ये बातें आपको ये लग रही है कि CBI आपको मॉनिटर कर रही है, ठीक है, पर आप यहां हो, यहां क्या हो, सेफ हो, आप बिलीव करें
हमारे ऊपर यहाँ आप जो यहाँ ठहरे हो तो आप क्या है यहाँ हॉस्पिटल में आप सेफ हो। सेकंड है टेल विनोद वेट एंड टॉक अबाउट दीज बिलीव्स ही इज वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, उसके लिए वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन लगाया जाएगा और उसके बारे में बात की जाएगी कि आप थोड़ा टाइम वेट करें, उसके बाद आपका 1-to-1 सेशन लेंगे, फिर उसके बाद में आपका क्या मॉनिटर किया जाएगा। आइसोलेट विनोद व्हेन इज बीइंग टॉक अबाउट दिस बिलीव्स, ठीक है। तो पेशेंट क्या है उसके ये सिजोफ्रेनिया है और उसमें उसकी लग रहा है कि वो सीबीआई है उसको क्या कर रही है पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है कि उससे क्या है दूसरे पे मतलब कि उसको कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे लगे हुए हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है, ऐसा उसके एक फिक्स पास बिलीफ बनी हुई है, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, एक प्रकार से उसके डिलीजन है उसके बारे में। तो अपन उसको बोलेंगे कंफर्ट द डिलीजन मटेरियल डायरेक्टली टेलिंग विनोद दैट इज सिंपली इज नॉट सो, कि ये नहीं हो सकता, उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा आपके लिए नहीं हो सकता, तो ये नहीं आएगा। फिर है टेल द विनोद दैट इज मस्ट फॉरगेटिंग टू हिम दैट यू बिलीव ही इज सेफ हियर, उसको बोलेंगे कि हाँ आपके पीछे लगी हुई है लेकिन आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं या इस यूनिट में हैं तो आप यहाँ सेफ है, हम पे विश्वास करें, तो ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। टेल नॉट टू वेट, उसको बोलेंगे क्योंकि मेंटल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर का पेशेंट है तो उसको अपन वेट करवाना और उसको मतलब कि आपको हाँ बाद में देखा जाएगा, ऐसा यदि कुछ किया जाता है तो वह और ज्यादा क्या होता है, और ज्यादा एंजाइटियस होता है, और ज्यादा एंशियस होता है, तो उसको ऐसा भी नहीं करना है। फिर है आइसोलेट विनोद, आइसोलेट कभी नहीं करना है क्योंकि किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या पता पेशेंट ज्यादा डिप्रेशन में चला जाए और उसे लगे कि हमें सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ मतलब जो भी है वो मेरी सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को यदि बता रहा है सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, क्या पता डिप्रेशन में जाके आइसोलेट कर दिया तो पेशेंट क्या हो सकता है, सुसाइड कर सकता है, डेथ हो सकता है। तो इसके लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि विनोद को बताना है कि आप यहाँ हो तो हॉस्पिटल के अंदर या इस यूनिट में तो आप बिल्कुल सेफ हो, इसके लिए आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट बिहेवियर डॉक्यूमेंटेड इन जो चार्ट वुड बी वैलिडेट द नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर रिस्क फॉर अदर डायरेक्ट वायलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बिहेवियर अपन जोई चार्ट, एक जोई कोई पेशेंट है, ठीक है, जियो पेशेंट है, जियो उस जियो चार्ट का मतलब है जियो का जो मतलब पेशेंट का नाम है जियो, उसका एक अपन चार्ट बना रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके अंदर, और उसमें एक नर्सिंग डायग्नोसिस अपन ने बनाया है कौन सा, रिस्क फॉर अदर डायरेक्ट वायलेशन, मतलब किसी दूसरे को वह हानि पहुंचा सकता है, इससे संबंधित कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस इनमें से अपन बना सकते हैं। पहला है जियो डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग एनवर्डेड विथ सुपर पावर, जियो के एक क्या है कि उसको एक भूत प्रेत आत्मा है जो उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही। पहला फ्रीक्वेंट एनर्जी आउटबर्स्ट नोटेड टुवर्ड द पीयर्स एंड स्टाफ, फ्रीक्वेंट एनर्जी आउटबर्स्ट, बार बार एनर्जी का आउटबर्स्ट हो रहा है और वह अपने पीयर्स से और स्टाफ से क्या कर रहा है, एंगर है, एंग्री है, सॉरी, अपन को करना है किसका लिए, रिस्क फॉर अदर डायरेक्ट वायलेशन, दूसरों को मतलब वह हानि पहुंचा सकता है, तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो उसको इंडिकेट करेगा। पहला है जियो डिस्क्रिप्शन इज बीइंग एंडोवेंड विथ सुपर पावर, कोई भी ऐसा उसको भूत प्रेत आत्मा है या कुछ भी है जो उसे क्या कंट्रोल कर रहा है। दूसरा है फ्रीक्वेंट एंगर आउटबर्स्ट नोटेड टुवर्ड द पीयर्स एंड स्टाफ, स्टाफ है या अपने पीयर ग्रुप्स है, सेम एज ग्रुप वाले हैं, उन पे मैं बहुत ज्यादा एंगर हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो ये क्या है, अदर वायलेंस से रिलेटेड है। फिर रिफ्यूजल टू ईट कैफेटेरिया फूड, यदि रिफ्यूज कर रहा है कैफेटेरिया फूड तो वह किसी दूसरे को रिडायरेक्ट वायलेशन नहीं कर रहा है। रिफ्यूजल टू ज्वाइन ग्रुप एक्टिविटीज, यदि वो किसी प्रकार की ग्रुप एक्टिविटी को नहीं ज्वाइन कर रहा है तो वह भी किसी प्रकार का अदर डायरेक्ट वायलेशन नहीं है। समझिए यहां आपको याद रखना है अदर डायरेक्ट वायलेशन सबसे मेन वायलेशन, तो क्या कर रहा है, एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है टुवर्ड पीयर्स एंड स्टाफ, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर होगा बी। समझ में आया होगा कि
अपन को नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है जो अपन को डायरेक्ट करे वॉयलेशन की ओर। तो इन चारों में से वॉयलेशन की ओर अपन को ले जाने वाला वर्ड है एंगर आउटबर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स हीना एजुकेट द फैमिली अबाउट सिम्टम्स मैनेजमेंट ऑफ व्हेन द सिजोफ्रेनिया पेशेंट बिकम अपसेट और एंशियस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नर्स हीना स्टेट हेल्पफुल। एक नर्स है हीना, वह किसी पेशेंट के क्या सिम्टम्स मैनेजमेंट कर रही है सिजोफ्रेनिया का, तो इनमें से वह कौन सा टॉपिक है जो ध्यान में रखेगी और वह टॉपिक उसे हेल्पफुल या उसको हेल्प करेगा। कॉल द थेरेपिस्ट टू रिक्वेस्ट ए मेडिकेशन चेंज, एनकरेज द यूज ऑफ लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक, request that the patient to be hospitalized unit and the crisis is over, wait before anxiety worsen before interviewing। तो आपको चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे कि पहला है कि थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि इसके लिए मेडिसिन लिखी जाए, ठीक है भाई, करेगी बिल्कुल। एनकरेज करेगी पेशेंट को लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक, पेशेंट को मतलब बढ़ावा देगी या सिखाएगी कि रिलैक्सेशन टेक्निक ज्यादा से ज्यादा या अच्छे से सीखे, जिससे उसको जब भी वो एंशियस हो, एंजाइटी में हो तो रिलैक्स महसूस कर सके। रिक्वेस्ट करेगी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करवाना है जब तक पेशेंट क्राइसिस ओवर ना हो जाए, ये नहीं करना। वेट बिफोर द एंजाइटी वर्सन बिफोर इंटरव्यूइंग, जब भी उसको हॉस्पिटल लाना है तो उससे पहले उसको वेट करना है कि जब तक एंजाइटी पीक लेवल पे ना पहुंच जाए। तो क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि पेशेंट को एक फैमिली हीना है नर्स, वो पेशेंट की फैमिली को सिखाना चाहती है कुछ, किसके लिए, कि वह हेल्पफुल रहे उस पेशेंट के लिए भी और सिजोफ्रेनिया के एक तरह से मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को एक तरह से मान लो फैमिली सेटिंग्स में या होम सेटिंग्स में। तो इनमें से जैसे उसको थेरेपिस्ट को रिक्वेस्ट करना, ये सब कुछ कब होगा, जब वह हॉस्पिटलाइज होगा। अब पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर पे है या फैमिली मेंबर को एजुकेट करना है, तो उससे संबंधित अपन कर सकते हैं कि पेशेंट को एनकरेज करेंगे टू यूज लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। तो वह कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक सीखे जिससे भी उसके जब भी एंजाइटी है, ज्यादा एंशियस हो रहा है, तो उस प्रकार की रिलैक्सेशन टेक्निक्स वह यूज करके उसमें कुछ रिलैक्स कर सके। बाकी कुछ है जैसे कि क्राइसिस ओवर होने के बाद उसको नहीं, क्राइसिस की जब कंडीशन पैदा होने वाली हो तभी हॉस्पिटलाइज करवा लेना चाहिए। और वेट तो करना ही नहीं है, क्योंकि एंजाइटी का अपन को वेट करना है कि कब ये ज्यादा होगी, कब हम हॉस्पिटलाइज करेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम हु हैज हैड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कौन सा हेलुसिनेशन, ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन फ्रॉम मेनी ईयर, टेल नर्स हिना दैट द वॉइस प्रिवेंट हिज पार्टिसिपेशन इन सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन समझ में आया होगा। पेशेंट है राम, जो क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है उसकी, ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है जिसके ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, और वह नर्स को मेनी ईयर टेल्स, नर्स को कई सालों से कई बार बता चुका है कि उसकी जो बातें हैं, उसकी जो वॉइस है, वह उसको मतलब एक तरह से प्रिवेंट करती है सोशल, मतलब एक तरह से सोशलाइजेशन होने में उसको एक तरह से रोकती है, या पार्टिसिपेशन इन सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इन सभी जगह पर उसकी जो बातें हैं वह क्या करती है, उसको रोकती है, उसको ऐसा लगता है। तो इन चारों में से नर्स को सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन कौन सा यूज में लेना होगा कि पेशेंट सिजोफ्रेनिया का है और क्या है उसके ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा उसके इंटरवेंशन यूज करना है। सबसे पहला, लेट्स राम एनालाइज द कंटेंट ऑफ द वॉइस, राम की जो कंटेंट ऑफ वॉइस है उसको एनालाइज करना है, ठीक है। फिर है एडवाइज राम टू पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम व्हेन देयर वॉइस सीजेज, राम को एनकरेज करना है कि जब आपकी बातें बंद हो जाए, कम हो जाए, उसके बाद आप पार्टिसिपेट करें।
फिर एडवाइज राम टू टेक हिज मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, राम को एडवाइज करेगी कि आपको जो दवाइयां दे रखी है उनको आप टाइम पे लें। टीच राम टू यूज थॉट स्टॉपिंग टेक्निक, और राम को वह क्या कहेगी, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स का यूज करने के लिए बोलेगी। तो किसका है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब उसे कई प्रकार की आवाजें, मतलब हकीकत में कोई आवाज नहीं है, हेलुसिनेशन है, ठीक है। तो उसको क्या आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसे हकीकत में आवाजें नहीं है, मतलब उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। तो उस प्रकार के पेशेंट को अपन को एक तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए या मैनेजमेंट देने, इंटरवेंशन क्या दे सकते हैं उसको, कि वह अपनी थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उनको स्टॉप करे, क्योंकि वह सोचता जाता है और वैसे ही उसको लगता जाता है कि आवाजें आ रही है। तो इस प्रकार के पेशेंट को एक तरह से क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, तो उसको अपन बोलेंगे कि वह थॉट स्टॉप टेक्निक्स हैं उसका यूज करे, मतलब अपना सोचना विचारना बंद करे। सोचना विचारना बंद करेगा तो उसको क्या ऑडिटरी हेलुसिनेशन कम होने के चांस होंगे। तो इसका राइट आंसर टीच राम टू यूज थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू इज डायग्नोस्ड एज हैविंग डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का टाइप है कौन सा, डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसका कोई फिक्स मैनर नहीं है, ठीक है, जिसमें कई प्रकार के साइन सिम्टम्स मिक्स हैं, कई प्रकार के सिजोफ्रेनिया के। विच बिहेवियर वुड नर्स सुमन मोस्ट लाइकली असेस इन द पेशेंट, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है और एक नर्स है सुमन, वह कौन सी इनमें से बातें असेस करेगी, मतलब इनमें से कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया की ओर इंडिकेशन करते हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ एक्यूट सिम्टम, इंपेयर्ड रोल फंक्शन। पहला है एब्सेंस ऑफ एक्यूट सिम्टम, एक्यूट सिम्टम का एब्सेंस रहना, एंड इंपेयर्ड रोल फंक्शन, ठीक है। एक्यूट सिम्टम्स है तो ये क्या है, डिसऑर्गेनाइज का नहीं है। फिर है एक्सट्रीम सोशल विड्रावल, ओड मैनरिज्म एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है साइकोमोटर इमोबिलिटी, presence of wax flexibility। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में भी कैटाटोनिक स्टूपर में आता है वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, सस्पेंशियसनेस टूवर्ड अदर एंड इंक्रीज हॉस्टिलिटी। तो इन चारों में से आपन को बताना है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम साफ साफ है। ओड मैनरिज्म, ओड का मतलब गलत बुरे तरीके से बिहेवियर करना और बुरा बर्ताव करना, किसका है, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया का साइन सिम्टम है। तो इसमें क्या आएगा, एक्सट्रीम सोशल विड्रावल एंड ओड मैनरिज्म बिहेवियर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारा हैज डायग्नोस्ड टू सिजोफ्रेनिया विथ नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। इन प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट, नर्स मोनिका वुड एंटिसिपेट ए प्रॉब्लम विथ। अब अपन को देखना है नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के एक प्रकार से दो प्रकार के साइन सिम्टम है, नेगेटिव पॉजिटिव, उनमें ही डिस्कशन करना है। एक होते हैं फर्स्ट रिंग सिम्टम, एक है फंडामेंटल सिम्टम्स। तो फंडामेंटल सिम्टम्स 4 है, फर्स्ट रिंग सिम्टम 11 सिम्टम्स है, थॉट्स के, डिल्यूजन के, ठीक है। और इसी प्रकार से नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम है, तो उसमें अपना क्वेश्चन कह रहा है कि सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम इन चारों में से कौन सा है। तो अपन को इनमें से नेगेटिव सिम्टम निकालना होगा। पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, पॉजिटिव सिम्टम्स है। दूसरा है बिजार बिहेवियर, बिजारी बिहेवियर्स भी क्या कौन से हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स है। आइडिया ऑफ रेफरेंस, मतलब तीनों के तीनों यदि पॉजिटिव सिम्टम्स है तो एक बचा है कौन सा, मोटिवेशन फॉर एक्टिविटीज, ये नेगेटिव, मतलब एवोल्यूशन, मतलब एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन भी इसको बोल सकते हैं। मोटिवेशन फॉर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कराने के लिए भी यदि पेशेंट को अपन को किसी प्रकार का मोटिवेशन देना पड़ रहा है, मतलब उसमें मोटिवेशन एब्सेंस है, ठीक है, तो उसके लिए अपन को देखना है क्या, नेगेटिव सिम्टम्स। तो यहां नेगेटिव सिम्टम क्या है, मोटिवेशन फॉर एक्टिविटीज, मतलब कोई भी एक्टिविटी करवाने के लिए भी यदि उसे किसी प्रकार का मोटिवेशन देना पड़ रहा है, मतलब वहां एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। तो आप शब्द से समझने की कोशिश करें, इसका अर्थ मीनिंग निकालें तो आपका सही आंसर होगा। तो इनमें से नेगेटिव सिम्टम्स कौन सा है, मोटिवेशन फॉर एक्टिविटीज।
मतलब लेस लॉस, मतलब लेक ऑफ मोटिवेशन भी यहाँ ऑप्शन हो सकता था, लेकिन उसी को बिल्कुल घुमा फिरा के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट आस्क्स द नर्स if there is a genetic cause of this disorder to answer the family, which fact would the nurse stated? इनमें से कौन सा क्या है कि एक फैमिली है जिसके क्या है सिजोफ्रेनिया का कोई पेशेंट है और नर्स उनको बता रही है उस फैमिली के बारे में, या मतलब जो फेमिलियर इफेक्ट है, जेनेटिक इफेक्ट है, उसके बारे में, कुल मिला के जो फेमिलियर इफेक्ट है सिजोफ्रेनिया का उसके बारे में कुछ बताना चाह रही है। तो टू आंसर द फैमिली विच फैक्ट वुड द नर्स स्टेट, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से नर्स कौन सा फैक्ट है वह रखेगी कि यहां हाँ इन चारों में से ये कारण हो सकता है सिजोफ्रेनिया का, या इन चारों में से सबसे अच्छा कारण यह है सिजोफ्रेनिया होने का, या फिर सिजोफ्रेनिया का एक फेमिलियर रोल होगा वो। कंक्लूसिव एविडेंस इंडिकेट द स्पेसिफिक जीन ट्रांसमिटेड दिस डिसऑर्डर, तो क्या बोला है स्पेसिफिक जीन, तो कोई स्पेसिफिक जीन नहीं होता है, अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक जीन नहीं देखा गया है कि वह सिजोफ्रेनिया को ट्रांसफर करे। हाँ बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है वो हो सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंसिडेंस of this disorder is variable in all families, families में इंसिडेंस वेरिएबल हो सकते हैं। There is a little evidence that gene play role in transmission, ठीक है जीन है वह एक थोड़ा बहुत मतलब एक जेनेटिक प्रॉब्लम ये हो सकती है, तो यहाँ लिटिल एविडेंस मतलब थोड़ा बहुत एविडेंस हो सकता है। A genetic factor can increase the vulnerability for this disorder, तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वह उसकी वेनरेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है। अब यहां ऑप्शन 2 बचते हैं, इन इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर इज वेरिएबल इन ऑल फैमिलीज में वेरिएबल होगा, यह ठीक है, लेकिन अपन को क्या बताना है कि एक ही फैमिली में क्या है कि मतलब जो जीन है देयर आर ए लिटिल एविडेंस दैट जीन्स प्ले रोल इन द ट्रांसमिशन, तो ठीक है कि जीन्स हैं वह कुछ रोल करते हैं किसमें ट्रांसमिट होने में, या डिसऑर्डर को एक से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में, मतलब एक प्रकार का जो अपन जेनेटिक कोर्स पढ़ते हैं वहां, तो वो उससे रिलेटेड पढ़ा जाएगा। फिर है रामू इज डायग्नोज विथ सिजोफ्रेनिया, वो भी कौन सा है पैरानोइड टाइप, and is admitted in the psychiatric unit of medical center, which of the following nursing intervention would the most appropriate? रामू है और उसके कौन सा पैरानोइड टाइप का सिजोफ्रेनिया है, तो उनमें से एक साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट है, तो इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वह पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। समझ में आया क्वेश्चन कि रामू किसके कौन सा सिजोफ्रेनिया, उसके पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है और उसका अपन को इंटरवेंशन करना है, मतलब मैनेजमेंट करना है, तो इन चारों में से कौन सा अपन पेशेंट के लिए सबसे अच्छा मैनेजमेंट होगा, इन चारों में से एक अपन बेस्ट ऑप्शन यहां निकालना होगा। एस्टेब्लिशिंग ए नॉन डिमांडिंग रिलेशनशिप, बिल्कुल पेशेंट के साथ अपन जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं वह रिलेशनशिप के साथ कि पेशेंट से किसी प्रकार की डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट है, उनसे अपन किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन या किसी प्रकार की डिमांड नहीं रखनी है, तो नॉन डिमांडिंग रिलेशनशिप उनसे मेंटेन करना है। बिल्कुल ठीक है। एनकरेजिंग द इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है उसको एनकरेज करना है कि वह ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, लेकिन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वाले को इन ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। स्पेंडिंग मोर टाइम विद रामू, तो रामू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। फिर है वेटिंग अंटिल द रामू इनिशिएट द इंटरेक्शन, और अपन को वेट करना है रामू का जब तक क्या नहीं कर ले, अपना इंटरेक्शन स्टार्ट ना कर ले। तो इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि एस्टैब्लिश करता है नॉन डिमांडिंग रिलेशनशिप। तो समझ में आया होगा कि इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट
टेल द नर्स दैट साइकोट्रोपिक मेडिकेशन आर डेंजरस एंड रिफ्यूज टू टेक देम। एक पेशेंट है जो नर्स को कह रहा है कि ये साइकोटिक जो ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स मतलब एक तरह के जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हैं, जो किसी भी प्रकार की साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर में यूज की जाने वाली दवाइयां है, मेडिकेशन है, वह डेंजरस है, खतरनाक है और वह पेशेंट उसको लेना रिफ्यूज कर रहा है, मतलब वह उसको नहीं ले रहा है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स यूज फर्स्ट? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहुंचा गया। तो इन चारों में से कौन सा इंटरवेंशन है वह नर्स सबसे पहले यूज करेगी? चारों यूज कर सकती है, लेकिन इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी या जो सबसे बेस्ट हैं तो सबसे पहले यूज करना है वह कौन सा होगा? ठीक है, कि पेशेंट कह रहा है कि साइकोटिक ड्रग है, इनके बहुत ही ज्यादा डेंजरस या साइड इफेक्ट्स हैं तो मैं इनको नहीं लूंगा। तो पेशेंट उसको इंटरवेंशन देने के लिए मतलब नर्स को उन पेशेंट को बताना है कि वह दवाई कैसे ले और क्यों ले, ठीक है, उसके लिए कैसे सेफ होगी। तो मतलब इस बात को समझाने के लिए नर्स सबसे पहले क्या करेगी? आस्क द पेशेंट अबाउट एनी प्रीवियस प्रॉब्लम विद साइकोट्रोपिक मेडिकेशन। पेशेंट को पूछना है कि आपने जब पहले भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स ली है, साइकोट्रोपिक, उनसे आपके किसी प्रकार का पहले कोई प्रॉब्लम्स हुई है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। तो यह बिल्कुल सबसे अच्छा हो सकता है। फिर आस्क द पेशेंट इफ इंजेक्शन इज प्रिफरेबल। पेशेंट को पूछेंगे कि इंजेक्शन प्रिफरेबल है तो यहाँ साइकोटिक ड्रग्स है, मेनली ओरली यूज की जाने वाली है, तो यहाँ ये आंसर नहीं हो सकता। इनिशिएट दैट द पेशेंट टेक मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। पेशेंट को शुरुआत कर, पेशेंट को बोलना है कि जो दवाइयाँ दी है उनको जैसे आपको बताई गई है, जैसे प्रेस्क्राइब की गई है वैसे आपको लेनी है। तो ये पेशेंट को अपन इतना प्रेशराइज नहीं कर सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है withhold the medication until the patient is less suspicious। पेशेंट की मेडिकेशन है उसको क्या कर देना है? विथहोल्ड रखना है जब तक पेशेंट कम सस्पिशियस ना हो जाए। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है या साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स है, इनको अपन को क्या विथहोल्ड भी नहीं करना है, क्योंकि रिलैप्स होने के चांस है सिजोफ्रेनिया के वो ज्यादा होते हैं, या फिर क्या है जो उनकी जो पहले जो ड्रग्स दी है उसका जो प्लाज्मा थेरेप्यूटिक लेवल है वह भी क्या होता ना मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पेशेंट को ये एक्टिविटी मतलब ये इंटरवेंशन भी नहीं देना है। तो इन चारों में से सबसे अच्छा इंटरवेंशन क्या होगा कि उसको पेशेंट को पहले पहुंचना है कि आपने यदि पहले जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स ली थी तो इन ड्रग्स के लेने से पहले आपके जो क्या क्या जो ड्रग्स ली थी और उनके लेने के बाद आपके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स थे या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी उनके बारे में बताएं। सबसे पहला यही होगा। क्यों? क्योंकि अपन पहले कम से कम ये तो देखें कि इनके इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, वो है या कोई और ही साइन सिम्टम है या नॉर्मल नोजिया वोमिटिंग है। तो सबसे पहले तो उसके जो प्रीवियस उसने यदि साइकोट्रोपिक ड्रग ली है और उसके कुछ साइन सिम्टम्स आए हैं तो उनका सबसे पहले उनका एक तरह से हिस्ट्री लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही होगा। अपॉन सुमन एडमिशन फॉर द एक्यूट साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन नर्स जोना डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। पेशेंट रिफ्यूज टू बाथ और ड्रेस। क्वेश्चन को आराम ढंग से समझना है। यहां से पेशेंट सुमन है, नर्स जोना है, इन सबको छोड़िए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है। पेशेंट का देखना क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट पाया गया है कि पेशेंट रिफ्यूज टू बाथ, पेशेंट बात करना रिफ्यूज कर रहा है, ड्रेस पहनना भी रिफ्यूज कर रहा है, रिमेन्स इन रूम मोस्ट ऑफ द डे, और वह डे का मतलब एक 24 घंटे हैं उनमें से ज्यादातर टाइम वह एक रूम में ही रह रहा है। स्पीक इनफ्रीक्वेंटली, स्पीक मतलब बोल रहा है, जो अपने पीयर्स और स्टाफ है उनसे कभी कभार बोलता है इनफ्रीक्वेंटली। विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एट द टाइम। ये क्वेश्चन भी कई बार एम्स में पहुंचा गया है, ठीक है। एम्स की कई एग्जामों में पहुंचा गया है कि सुमन एक मतलब एक पेशेंट है सुमन और नर्स है जोना। वो नर्स जोना ने सुमन में डॉक्यूमेंट किया कि जो क्या कर रही है, बात मतलब नहा नहीं रही है, अपनी ड्रेस चेंज नहीं कर रही है, नहीं पहन रही है, एक ही रूम में पड़ी रह रही है, मतलब एक ही रूम में रह रही है। बाकी वह अपने स्टाफ से अपने पीयर ग्रुप से भी बातें नहीं कर रही है।
तो इस प्रकार के यदि साइन सिम्टम्स वहां देखे गए हैं तो उसके लिए नर्स को सबसे अच्छा प्रायोरिटी बेस पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होगा। एंजाइटी से रिलेटेड बनाना है तो प्रायोरिटी हो सकती है, आगे देखते हैं इससे भी कोई अच्छी प्रायोरिटी मिले। डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सेल्फ केयर डिफिशिएंट भी हो सकता है, और सबसे लास्ट है सोशल आइसोलेशन। तो सोशल आइसोलेशन इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू सोशल आइसोलेशन। ठीक है, तो यहां सबसे बेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा सोशल आइसोलेशन, क्योंकि क्या है कि वह रिमेन्स एक ही रूम में पड़ी, मतलब एक ही रूम में रह रही है, किसी ग्रुप से बातें भी नहीं कर रही है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली बातें कर रही है। तो इस प्रकार के लिए अपन को सबसे पहले प्रायोरिटी ऑफ केयर बनाना होगा सोशल आइसोलेशन, क्योंकि इस प्रकार की यदि सोशल आइसोलेशन है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड है, तो उसको बचाने के लिए अपन को सबसे प्रायोरिटी ऑफ केयर ये है, बाकी उनका बाद में प्रायोरिटी बनाया जाएगा। ठीक है, सेल्फ केयर डिफिशिएंट भी है, एंजाइटी भी उसको है होगी क्योंकि वो इनफ्रीक्वेंट बातें कर रही है, तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट अपन को बनाना होगा सोशल आइसोलेशन का डायग्नोसिस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 25 ईयर ओल्ड। एक 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है विथ न्यूली डायग्नोस्ड सिजोफ्रेनिया। एक 25 साल का कोई पेशेंट है जो अभी अभी सिजोफ्रेनिया से डायग्नोस्ड किया गया है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट 25 ईयर ऑफ एज के लिए सबसे अच्छा इंडिकेशन है। एज इज ऑनसेट टिपिकली फॉर सिजोफ्रेनिया, बिल्कुल सही है। सिजोफ्रेनिया सबसे ज्यादा 17 से 27 साल तक सबसे ज्यादा होता है, तो ये आपको याद रखना है कि सिजोफ्रेनिया 17 से 27 साल तक सबसे ज्यादा होने वाला सिजोफ्रेनिया है। ठीक है, मतलब इसी एज ग्रुप में 99% सिजोफ्रेनिया होता है 17 टू 27 ईयर ओल्ड के बीच। तो द एज ऑफ ऑनसेट टिपिकली फॉर सिजोफ्रेनिया, तो बिल्कुल यह एज सिजोफ्रेनिया के लिए है। फिर है एज ऑफ ऑनसेट इज लेटर देन यूजुअल सिजोफ्रेनिया, लेटर यूजुअल नहीं है। द एज ऑफ द ऑनसेट इज अर्लियर देन यूजुअल सिजोफ्रेनिया, अर्लियर भी नहीं है, बिल्कुल ये वह एज है जहां सिजोफ्रेनिया के होने चांस सबसे ज्यादा होते हैं। एज ऑनसेट फॉलो द प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ सिजोफ्रेनिया, कि यह एज है जो पेशेंट के प्रिडिक्टेबल एज है सिजोफ्रेनिया की। तो जो 25 ईयर एज है जिसके ऑनसेट ऑफ सिजोफ्रेनिया हुआ है, तो वह सबसे अच्छा बताता है कि द एज ऑफ ऑनसेट की सिजोफ्रेनिया जो डिजीज है या सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है, ठीक है, वह सबसे ज्यादा बता दिया आपको 17 से 27 ईयर ऑफ एज में होता है। 25 ईयर एज है ऑनसेट का सबसे ज्यादा अपन बता सकते हैं। Which factor is associated with increased risk for schizophrenia? ये 4 रिस्क फैक्टर्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजोफ्रेनिया, चारों में रिस्क हो सकती है सिजोफ्रेनिया की, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगी। सबसे पहला है एल्कोहलिज्म, बिल्कुल एल्कोहलिज्म यदि पेशेंट है तो उसकी भी अपन मान सकते हैं हो सकता है सिजोफ्रेनिया। एडोलसेंट प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है, एडोलसेंट प्रेगनेंसी मतलब 27 28 मतलब 17 टू 27 ईयर एज में यदि है प्रेगनेंसी तो वहां भी होने के चांस हो सकते हैं। ओवर क्राउडेड स्कूल है और क्राउडेड है, वहां भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज्यादा है। और लास्ट है पुअर्टी, तो पुअर्टी में भी होने के चांस ज्यादा है। लेकिन अपन को यहाँ एक ही ऑप्शन लेना है, तो एक ऑप्शन अपन कौन सा लेंगे, पुअर्टी। पुअर्टी की वजह से ओवर क्राउडेड हो सकता है, लेस ऑफ न्यूट्रिएंट या फूड फ्लूइड है, मतलब जो बैलेंस डाइट है वह है। साथ ही साथ पुअर्टी है तो उससे किसी प्रकार का उसका जो सोशल सपोर्ट है, साथ ही साथ उसको क्या है फैमिलियर सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट वह नहीं मिल पाना है। तो ये एक प्रकार से पुअर्टी एक बड़ा टॉपिक है जो क्या कर सकता है, रिस्क फैक्टर बन सकता है, किसका, सिजोफ्रेनिया का भी बन सकता है। बाकी ये सभी चीजें हैं इससे रिलेटेड, लेकिन इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर यदि अपन को चूज करना होगा तो अपन क्या लेंगे, पुअर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपको मल्टीपल चॉइस वाले, एक बार आए थे किसमें, एम्स डीसी केस में। नर्स मोनिका असेस फॉर द एविडेंस ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स, ध्यान रखना है, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया
In a newly admitted patient, which of the following symptoms are considered positive evidence? Select all that. मतलब यहाँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स दे रखे हैं। हिडोनिया का मतलब है कि जो अपनी प्लेजर है, अपनी जो क्या है खुशी है, वह क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं दिखा सकता, उसका मतलब होता है एनहिडोनिया। ठीक है, इनएबिलिटी टू शो प्लेजर, मतलब अपना प्लेजर है वह नहीं दिखा सकता, वो होगा एनहिडोनिया। डिल्यूजन है वह क्या है, पॉजिटिव सिम्टम। फ्लैट ऑफ इफेक्ट है वह क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स। हेलुसिनेशन है, पॉजिटिव सिम्टम्स। फिर है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन है पॉजिटिव सिम्टम्स एंड सोशल विड्रॉवल इज नेगेटिव सिम्टम्स। तो यहां 1 2 3 मतलब बी डी एंड ई क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स है, बाकी बचे जो नेगेटिव सिम्टम। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आप उनको कि आप इनमें से अलग कीजिए किनको, पॉजिटिव सिम्टम्स को। तो पॉजिटिव सिम्टम्स आपने अलग कर दिए हैं। तो समझ में आया होगा कि पॉजिटिव सिम्टम्स कौन कौन से हैं। पॉजिटिव है डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड लॉस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बाकी जो बच गया एनहिडोनिया, फ्लैट अफेक्ट, सोशल विड्रॉवल, ये क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स। तो आपको इसमें नेगेटिव सिम्टम्स भी अलग करने को बोल सकता है और पॉजिटिव सिम्टम्स भी अलग करने को बोल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया इज रेफर्ड फॉर साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। एक पेशेंट है जिसको क्या किया गया है, रेफर किया गया है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल ऑफ द टाइप फॉर प्रोग्राम, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो वह कौन कौन से टॉपिक होंगे जो उस प्रोग्राम में क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है किसका, साइकेट्रिक मतलब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसका क्या किया जा रहा है, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन। तो उस प्रोग्राम में एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में इनमें से कौन कौन से टॉपिक नर्स को इंक्लूड करने हैं, मतलब इनमें से कौन सा टॉपिक हो सकता है जो एक तरह से सिजोफ्रेनिया पेशेंट के साइन सिम्टम्स है या उसका डिसऑर्डर है उसको कम करने में सहायक होगा। पहला है एनालाइज द फैमिली इश्यू एंड पास्ट प्रॉब्लम, एनालाइज करना है फैमिली इश्यूज के एंड पास्ट प्रॉब्लम के। ठीक है, डेवलपिंग सोशल स्किल एंड सपोर्ट्स, डेवलप करना है क्या, सोशल स्किल एंड सपोर्ट्स का। लर्निंग हाउ टू लिव इंडिपेंडेंटली इन कम्युनिटी, कि उसको सिखाना है कि वह कम्युनिटी में कैसे इंडिपेंडेंटली रह सकता है। लर्निंग जॉब स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको जॉब स्किल सिखाने हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग फैमिली मेंबर अफेक्टेड बाय इलनेस, इलनेस से अफेक्टेड फैमिली मेंबर हो उसको पढ़ाना है। पार्टिसिपेटिंग इन डेप्थ साइको एनालिटिक काउंसलिंग, पार्टिसिपेट करना है डेप्थ के अंदर साइको एनालिटिक काउंसलिंग। तो सबसे पहला है इन डेप्थ आ गया और साइको एनालिटिक काउंसलिंग है, तो इसमें डेप्थ में नहीं करना है, अपन क्या कर रहे हैं, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। टॉपिक का ध्यान रखना है, रिहेबिलिटेशन। फिर है ट्रीटिंग द फैमिली मेंबर अफेक्टेड इन द इलनेस, तो फैमिली मेंबर्स को अपन को ट्रीट नहीं करना है, तो ये भी अपन इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग जॉब स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब पेशेंट में अपन जॉब स्किल लर्न करा सकते हैं पेशेंट के लिए, अपन क्यों, क्योंकि रिहेबिलिटेशन वही है पेशेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल पर लाना और उसकी आजीविका के लिए उसे कुछ ऐसा कार्य सिखा देना या ऐसे काम सिखा देना जिससे वह क्या कर सके, अपनी आजीविका चला सके। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, लर्न जॉब स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर है लर्निंग हाउ टू लाइव इंडिपेंडेंटली इन द कम्युनिटी, ये भी ठीक है कि वह उसको ये भी सिखाना होगा कि वह इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी में कैसे जी सकता है। फिर है डेवलपिंग सोशल स्किल एंड सपोर्ट, उसके सोशल स्किल डेवलप करना है एंड सपोर्ट डेवलप करना है। फिर है एनालाइज फैमिली इश्यू, यहां फैमिली इश्यूज का एनालाइज नहीं करना है, तो ये भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, सी एंड डी। इन तीनों टॉपिक्स को अपन इंक्लूड करेंगे किसमें, पेशेंट के क्या कर रहा है, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत इसको अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, सिजोफ्रेनिया के कुछ अप्लाइड क्वेश्चन थे। धन्यवाद, अपनी क्लास यहीं खत्म होती है, आगे और कुछ अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।